4 अगस्त 2020 डोनाल्ड ट्रंप ने यह ओपनली अनाउंस किया कि वो H1B वीजा के प्रोसीजर में चेंजेस लाना चाहते हैं ताकि इंडियन इमिग्रेशन इनटू यूएसए कम हो सके और इंडियंस अमेरिकंस का जॉब ना छीन सके। ऑल्सो विवेक रामास्वामी, जो यूएसए के नेक्स्ट इलेक्शंस के एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उन्होंने भी इंडियन ओरिजिन के होने के बावजूद अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली मेंशन किया है कि वो H1B वीजास को कर्ब करना चाहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो ये इंडियंस के लिए एक डिजास्टर साबित होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर यूएसए जाने का पागलपन इस हद तक है कि यहां पर वीजा बालाजी मंदिर, वीजा वाले बजरंगबली मंदिर और वीजा हनुमान जी मंदिर जैसे कई टेंपल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें मान्यता है कि इन मंदिरों के दर्शन से यूएसए का वीजा कंफर्म हो जाता है। जस्ट इमेजिन द क्रेज। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इंडियंस का यूएसए जाना तो छोड़ो, कांग्रेस वुमेन तुलसी गबार्ड के हिसाब से H1B वीजा के चेंजेस से करीब 5 से 7 लाख इंडियंस जो अभी यूएसए में रह रहे हैं, उन्हें भी शायद वापस से अपने देश में आना पड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर आता है एक इंटरेस्टिंग सवाल। यूएसए जिस देश के कितने सारे टॉप एमएनसीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, यूट्यूब, एडोबी, शेनेल, स्टारबक्स ऐसे 13 एमएनसीज के इंडियन ओरिजिन के सीईओज है जो आज यूएस में सिर्फ और सिर्फ इसी H1B वीजा की वजह से है, यूएसए को बेनिफिट कर रहे हैं। यूएसए ये कदम इतना इंपल्सिवली आखिर कैसे ले सकता है? वेल, ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हो, यूएसए में इंडियन डायस्पोरा काफी स्ट्रॉन्ग और एफ्लुएंट है और आज के तारीख में इंडियन ओरिजिन के 155 कंपनीज यूएसए में ऑपरेट हो रहे हैं जो 1,25,000 अमेरिकन को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये कंपनी के फाउंडर्स आखिर यूएस में कैसे आए थे? H1B वीजा के ही थ्रू, राइट? सो यूएसए आखिर अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? वेल, इस सवाल का जवाब इसके न्यू प्रपोज्ड H1B वीजा के बारीकियों में। सो देखो, H1B वीजा एक ऐसा वीजा प्रोग्राम है जिससे यूएस एम्प्लॉयर्स अपने कंपनी में एक फॉरेन स्किल्ड वर्कर यानी कि इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल जैसे एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं। इस वीजा की शुरुआत 1990 में हुई थी। यूएस की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी को देखते हुए उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश की गवर्नमेंट ने यह बिल पास किया था, क्योंकि उनके ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए यूएस को स्किल्ड लेबर फोर्स की वो टाइम पे जरूरत थी और इसीलिए 1990 में पहली बार 85,000 H1B वीजा रोल आउट किए गए, जिसमें से 20,000 रिजर्व थे उन इमिग्रेंट्स के लिए जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पास आउट करेंगे और बाकी के बचे 65,000 ओपन थे उन इमिग्रेंट्स के लिए जो केवल जॉब करने के लिए यूएसए आना चाहते हैं और वो स्किल्ड है। अब इसके एग्जीक्यूशन का प्रोसेस उस समय कुछ ऐसे सेट किया गया और वो आज तक ऐसे ही चल रहा है कि इन वीजास के लिए दुनिया भर के कई देशों से लोग H1B वीजा एप्लीकेशंस USCIS को सबमिट करते हैं और फिर USCIS उन सभी वीजा एप्लीकेशन के बीच एक लॉटरी निकालकर रैंडमली 65,000 लोगों को वीजास अलॉट करते हैं। मतलब कि यहां पर मिनिमम फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया यह है कि बस एप्लीकेंट के पास यूएस कंपनी का एक ऑफर लेटर और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। फिर जो भी इमिग्रेंट्स ये क्राइटेरिया को मीट कर देंगे और एप्लीकेशन सेंड करेंगे, उसके बाद वीजा मिलना टोटली आपके लक पर डिपेंड करता है। अब यहां पर बात यह है कि इस पूरे लॉटरी सिस्टम से हम इंडियंस को मेजर बेनिफिट मिलता था, लेकिन अगर इस सिस्टम को बदलकर मेरिट बेस्ड सिस्टम ले आया जाए तो इंडियंस को 2 मेजर लॉस हो सकता है। अब आपके दिमाग में भी आएगा कि मेरिट बेस्ड सिस्टम से इंडियंस को लॉस कैसे हो सकता है? इंडियंस तो बहुत ही स्मार्ट है, राइट? वेल, इसे समझने के लिए ना प्लान के थोड़े से लेआउट को समझ लेते हैं। सो सबसे पहले तो इस H1B वीजा अलॉटमेंट के 75% बेनिफिशियरीज इंडियंस है, यानी कि हर 4 H1B वीजा रिसीवर्स में से 3 इंडियंस होते हैं। सो इंडियन एप्लीकेंट्स का ज्यादा नंबर, यानी कि लॉटरी बेस्ड सिस्टम में सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा। सो इस तरीके से ये डेफिनेटली हमारे लिए काफी एडवांटेजियस है। बट लॉटरी बेस्ड सिस्टम की जगह पर मेरिट बेस्ड सिस्टम क्यों डिसएडवांटेजियस है? उसके पीछे की वजह यह है कि इस न्यू सिस्टम के तहत वीजा कैंडिडेट्स को कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होगा, जिनके लिए एप्लीकेंट्स को पॉइंट्स दिए जाएंगे और ये क्राइटेरियाज इंडियंस के अगेंस्ट है। लेट मी एक्सप्लेन। सो सबसे पहले तो ये समझ लो कि मेरिट बेस्ड सिस्टम के हिसाब से 30 पॉइंट्स आपको कलेक्ट करना होगा या उससे ज्यादा, और फिर ही आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अब ये क्राइटेरियाज इंडियंस के खिलाफ काफी बायस लगते हैं और मैं एक एक करके इन क्राइटेरियाज को लिस्ट डाउन करूंगा, लेकिन उससे पहले ये इंडियंस पर क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे उन क्राइटेरियाज की जो इंडियंस के काफी अगेंस्ट है। सो सबसे पहला क्राइटेरिया है एज। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो, 26 to 30 एज ब्रैकेट में फॉल होने वाले एप्लीकेंट्स को 10 पॉइंट्स यहां पर मिलेंगे और उसी तरह से अगर एप्लीकेंट की एज आगे आने वाले ब्रैकेट्स में फॉल होगी तो उसे कंपैरेटिवली कम पॉइंट्स मिलेंगे। नाउ यही इंडियंस के मार्क्स सबसे पहले कट सकते हैं,
क्योंकि USCIS के डेटा के हिसाब से H1B के मोस्ट बेनिफिशियरीज 30 से 39 एज ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। मतलब इंडियंस को इसमें सिर्फ 6 या 8 पॉइंट से मिलेंगे, जिसे आप याद रखना, क्योंकि हम ऐसे हर पॉइंट में बेस्ड ऑन करंट डेटा इंडियंस कितना स्कोर कर सकते हैं उसे इवैल्यूएट करेंगे कि इंडियंस इस न्यू सिस्टम के तहत अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ा पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं जो है एजुकेशन। सो अगर किसी एप्लीकेंट ने यूएस से स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में प्रोफेशनल डिग्री या डॉक्टरेट हासिल किया हो तो उसको, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो, सबसे ज्यादा यानी कि 13 पॉइंट्स मिलेंगे। बट वहीं पर अगर आप इंडिया या किसी भी और फॉरेन कंट्री से डिग्री होल्डर हो तो आपको सिर्फ 5 ही पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर इंडिया के केस में आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द H1B वीजा के थ्रू जाने वाले इंडियंस इंडियन डिग्री होल्डर ही होते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्राइटेरिया की ओर जो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। बेसिकली जिनका भी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट है, यानी कि आइल्स और टोफिल एग्जाम्स में जो लोग 10th डेसाइल पर होंगे उनको ही सिर्फ सबसे ज्यादा यानी कि 12 पॉइंट्स मिलेंगे। और यहां पर जिनकी भी इंग्लिश फ्लुएंसी कम होगी उनके पॉइंट्स घटकर 0 पॉइंट्स तक भी गिर सकते हैं, विच इज अगेन अ लॉस फॉर इंडियंस। क्योंकि साल 2014 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में इवन दो सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, पर हमारे कंट्री में सिर्फ 4% ही ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस फ्लुएंसी के साथ कर पाते हैं। एंड हम अगर ओवरऑल हमारी एवरेज फ्लुएंसी भी पकड़े तब हमारे वो एवरेज स्कोर्स आते हैं कुछ अराउंड 6। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है सैलरी। सो मेरिट बेस्ड सिस्टम में दिए गए टर्म्स के हिसाब से इमिग्रेंट की ऑफर्ड सैलरी एटलीस्ट यूएस के होम स्टेट जैसे कि टेक्सास, न्यूयॉर्क या इलिनॉय के मीडियम हाउस होल्ड इनकम से, या सिंपली कहे तो एक नेटिव अमेरिकन की इनकम से 300% ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक नेटिव अमेरिकन की इनकम 1 लाख रुपए है, बट आपकी यूएस बेस्ड कंपनी आपको ऑफर कर रही है 300% यानी कि 3 लाख रुपीज एज सैलरी, तभी ही ओनली इन दैट केस आपके वीजा एप्लीकेशन को 13 पॉइंट्स मिलेंगे। और जैसे जैसे ये सैलरी परसेंटेज घटते जाती है आपके वीजा पॉइंट्स भी कम होते जाएंगे, जिसमें सबसे लोएस्ट है 150% सैलरी पर 5 पॉइंट्स। बट फ्रेंड्स अगर आप देखोगे ना तो रियलिटी में इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट किया कि इंडियन इमिग्रेंट्स को नेटिव अमेरिकन से ज्यादा मिलना तो दूर, उल्टा 46% कम सैलरीज मिलती है। और इसीलिए यहां पर भी इंडियंस का स्कोर काफी मेजरली ड्रॉप हो सकता है। और इसीलिए अब अगर इन टोटल हम देखें तो इन चारों पैरामीटर्स को मिलाकर इंडियंस को महज 17 पॉइंट्स ही मिल रहे हैं। अब ऑफ कोर्स ये तो सिर्फ एक एवरेज केस था, but still 17 points is 13 points less than 30 points. Also यहां पर हमने एक एडिशनल इशू को आइडेंटिफाई किया जिसका आंसर हमें हमारी रिसर्च में भी नहीं मिला। वो ये है कि what if 1 लाख लोग इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो क्या उन सभी को H1B वीजा अलॉट किया जाएगा? वेल इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग या तो सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स में से हाईएस्ट पॉइंट गेनर्स को फिल्टर आउट करेंगे या फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से लॉटरी बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। बट आई नो आपको भी ये सवाल आया होगा कि आखिर यूएस H1B वीजास को कर्व ही क्यों कर रहा है, क्यों इसमें इतने रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है? वेल फ्रेंड्स इसके पीछे 4 इंपॉर्टेंट रीजंस है, जिसमें सबसे पहला है वोट बैंक पॉलिटिक्स। 2016 में जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे थे तभी उन्होंने सिर्फ एक मुद्दे पे कैंपेन किया था, बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, जो कि इतना ज्यादा हिट साबित हुआ था कि लॉस एंजलिस टाइम्स के हिसाब से सिर्फ इसी आइडियोलॉजी की वजह से ट्रंप का वोट शेयर सीधे 74% तक स्काई रॉकेट हो गया था। और कुछ हद तक ट्रंप ने अपना एंटी इमिग्रेशन प्रॉमिस पूरा भी किया। साल 2020 की ये बात है जब ट्रंप गवर्नमेंट ने H1B वीजास को टेम्पररी होल्ड भी किया था ताकि कोविड पैंडेमिक में कंपनीज सिर्फ नेटिव्स को ही हायर करें और नेटिव्स के जॉब सिक्योर रहे। इनफैक्ट यूएस में ये एंटी इमिग्रेशन नैरेटिव इतना वोट ग्रैबिंग है कि एक और यूएस सेनेटर टेड क्रूज ने तो सीधे द अमेरिकन जॉब्स फर्स्ट एक्ट ऑफ 2015 नाम की एक बिल ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दी थी, जो बेसिकली यूएस के एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज को और स्ट्रिक्ट करने के लिए प्रपोज कर रहा था। एंड थैंकफुली ये बिल पास नहीं हुआ। लेकिन आयरनी देखो, टेड क्रूज ने खुद साल 2013 में एज अ सेनेटर प्रो इमिग्रेशन पॉलिसीज को सपोर्ट करते हुए एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने ये तक डिमांड रखी थी कि यूएस को H1B वीजास का नंबर 500% तक इंक्रीज कर देना चाहिए। बट जब उन्होंने देखा कि एंटी इमिग्रेशन मुद्दा ज्यादा वोट बटोर रहा है तब उन्होंने भी प्रो इमिग्रेशन मुद्दे से यू टर्न ले लिया। नाउ ये तो हुई बात रिपब्लिकन पार्टी की, बट डेमोक्रेटिक पार्टी का H1B बैन पर एग्जैक्ट ऑपोजिट व्यू है, वो इसके एकदम अगेंस्ट है। इनफैक्ट साल 2021 में जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो कोविड के दौरान H1B वीजास को होल्ड कर रखा था उस पॉलिसी को वापस से शुरू कर दिया। देखो ये स्कैम कुछ इस तरीके से होता है कि सपोज दो लोग, फॉर एग्जांपल पर्सन X और पर्सन Y,
इनमें से पर्सन एक्स ने स्कैम वाले कंपनी की मदद ली और फिर वो स्कैम कंपनी अपने सिस्टर कंपनीज द्वारा पर्सन एक्स की वीजा लॉटरी में मल्टीपल एंट्रीज फाइल कराएगी। बट वहीं पर दूसरा पर्सन वाई, समझो वो सिर्फ एक ही एंट्री फाइल करता है। नाउ ऑफ कोर्स इन दोनों में मल्टीपल एंट्रीज वाले मिस्टर एक्स के वीजा मिलने के चांसेस हायर होंगे। सिमिलरली इंडिविजुअल लेवल पर मल्टीपल एंट्री स्कैम में एक पर्सन खुद ही अपने एंट्रीज को मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करके खुद की सिलेक्शन पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है और बाकी दोनों में जैसे आपको पता है आउटकम सेम ही है। यूएस गवर्नमेंट की रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 3 सालों में H1B वीजास के मल्टीपल एंट्रीज में 61% का राइज हुआ है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि रिपब्लिकन्स इस सिस्टम को ही चेंज करना चाहते हैं। अब H1B वीजा को कर्ब करने का तीसरा रीजन है H1B वीजा का डिस्क्रिमिनेटरी नेचर। साल 2016 में एडिसन नाम के कंपनी ने अपने 300 अमेरिकन एम्प्लॉयज को फायर करके उनकी जगह H1B वीजा होल्डर्स को रख लिया। और सिर्फ यही नहीं, एडिसन कंपनी ने तो उन अमेरिकन एम्प्लॉयज को उनके सेवरेंस पैकेजेस यानी कि एग्जिट कॉम्पेंसेशन अमाउंट के लिए H1B वाले न्यू कमर्स को जबरदस्ती ट्रेनिंग भी देने पर मजबूर किया। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, क्योंकि उन H1B एम्प्लॉयज को कंपनी ने नेटिव अमेरिकन एम्प्लॉयज से 50% कम सैलरी पर हायर किया था। सो इमेजिन द प्रॉफिट टू द कंपनी। और ये कोई नया केस नहीं है। यूएस में एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक द इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियंस की सैलरी नेटिव से भी कम होती है और इसीलिए H1B को अपोज करने वाली साइड का ये कहना है H1B से नेटिव अमेरिकन के तो जॉब्स जा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ इमिग्रेंट्स को भी कंपनीज एकदम लो वेजेस पर हायर करती है और इसीलिए ये दोनों पार्टीज के लिए लॉस और डिस्क्रिमिनेटरी है। अब चौथा और आखिरी आर्गुमेंट ये है कि H1B वीजा प्रोग्राम ही फ्लॉड है। देखो, आइडियली H1B वीजा एग्जिस्ट ही इसीलिए करता है ताकि अगर यूएस कंपनीज को स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज की कमी पड़ रही हो तभी बाहर के इमिग्रेंट्स को हायर किया जा सके। लेकिन अब जरा डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का ये H1B रिक्वायरमेंट वाला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखो। इसमें क्लियरली सिर्फ इतना ही लिखा है कि एम्प्लॉयर को H1B से हायरिंग गुड फेथ में करनी चाहिए। वेल, अब ये गुड फेथ का क्या मतलब होता है? और इसीलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर रॉन हीरा ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये कहा कि एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि H1B वीजा का ये क्लियर मोटिव है कि जब नेटिव अमेरिकन वो स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे तभी ही बाहर से टैलेंट इंपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जैसे हमने देखा एम्प्लॉयर्स पर ये चेक्स रखने के लिए H1B प्रोग्राम में ऐसा कोई भी क्लॉज ही नहीं है। सो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, इस पूरे एनालिसिस से हम ये समझ गए कि H1B होल्डर्स की वजह से यूएस को H1B इमिग्रेंट से प्रॉब्लम हो रही है। बट डू यू नो, इसे बैन करने से भी यूएस के लिए ये डिसीजन बैकफायर कर सकता है। एक्चुअली यूएस के स्टेम सेक्टर में आज लगभग 7 से 8 लाख इमिग्रेंट्स काम कर रहे हैं और यूएस के इस एक डिसीजन से वहां पर कंप्लीट वैकेंसी आ सकती है और उन सेक्टर्स में यूएस को काफी लॉस हो सकता है। बट इससे भी बड़ा लॉस उनके इकोनॉमी को होगा, क्योंकि इमिग्रेंट वर्कर्स हर साल $80 बिलियन का टैक्स यूएस गवर्नमेंट को देते हैं और अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से ज्यादातर इमिग्रेंट्स यूएस में जॉब क्रिएटर्स बन जाते हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद अपना खुद का बिजनेस ही यूएस में शुरू कर देते हैं। So basically, this can be a huge economic loss for America. In fact, very interestingly, Indians का H1B वीजा में जो डोमिनेशन है ये इसीलिए ही बढ़ा क्योंकि 1999 में हम इंडियंस ने यूएसए का $1.1 ट्रिलियन का एक बहुत मेजर लॉस होने से बचाया था। दरअसल ईयर 2000 बग यानी कि Y2K बग ने लेट 1990s में यूएस के मेजर सेक्टर्स जैसे आईटी, बैंकिंग, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा में डर फैला दिया था कि 1 जनवरी 2000 आते ही जैसे ही रात के 12 बज के डेट चेंज होगी वैसे ही उनके सारे कंप्यूटर्स में डेटा मैलफंक्शन हो जाएगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर्स में 1 KB के स्टोरेज स्पेस के लिए अप्रोक्सीमेटली $100 का कॉस्ट लगता था और इसी कॉस्ट को बचाने के लिए यूएस के कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने सारे कंप्यूटर्स में ईयर के न्यूमेरिकल्स को ऑल्टर करके 4 डिजिट के जगह पर 2 डिजिट में लिखना शुरू कर दिया। यानी कि उनके पीसीज में साल के आखिरी 2 नंबर्स जैसे 1997 को 97 लिखा जाता था। अब क्योंकि कंप्यूटर्स में ऑलरेडी 2 डिजिट फॉर्मेट फिट था और ईयर 2000 आने वाला था, जिसे ऑब्वियसली कंप्यूटर्स 00 दिखाते, इससे एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था क्योंकि 2000 के 00 को सिस्टम्स ईयर 1900 कंसीडर कर देते और इस डेट चेंज से सिस्टम्स में मेजर सॉफ्टवेयर ग्लिचेस का थ्रेट था और इस एक ग्लिच की वजह से उस वक्त अनुमान लगाया गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमी को $1.1 ट्रिलियन यानी कि 91 लाख करोड़ रुपीस का लॉस होने वाला था। और इसी टेक एंड इकोनॉमिक डिजास्टर को इंडियन इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स ने बचाया। सो हुआ कुछ यूं कि उस वक्त के सारे कंप्यूटर्स कोबॉल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड थे, जो कि जावा और पाइथन जैसी एक ओल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इंडियंस इस लैंग्वेज में काफी वेल वर्स थे, जबकि यूएस में ये लैंग्वेज ऑलमोस्ट किसी को नहीं आता था।
तो इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स ने उस 2 डिजिट ईयर को चेंज करके 4 डिजिट कर डाला और इस Y2K बग इशू को रिजॉल्व करके एक बड़े डिजास्टर को होने से रोक दिया। और इंटरेस्टिंगली इसके बाद यूएस हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि इंडियंस की स्किल और इंपॉर्टेंस को समझते हुए 1999 से लेकर 2000 के दौरान में कुछ सालों के लिए यूएस गवर्नमेंट ने अपने H1B वीजा के 65,000 लिमिट को बढ़ाकर 1,95,000 कर दिया था, सिर्फ इसीलिए ताकि इंडियन इमिग्रेंट्स की तादाद यूएसए में बढ़ पाए और यूएसए की तरक्की हो सके। ऑल्सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे हिसाब से यूएसए इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाएगा क्योंकि इससे इकोनॉमिक लॉस तो क्लियरली आपको दिखता है। वो अलग बात है कि वो लोग सत्ता में आने के लिए बहुत कुछ कह दे, लेकिन रियलिटी से भी तो नाता होना चाहिए, राइट। यूएसए और इंडिया के रिलेशंस भी बिग टाइम हैम्पर हो जाएंगे। और जैसे कि आपने कनाडा के भी केस में देखा, इंडिया की साफ रिटेलिएशन पॉलिसी है, तो ऐसा अच्छा चांस है कि जैसे कनाडा के साथ रिलेशंस इंडिया के खराब हो गए तो यूएस के साथ भी खराब हो सकते हैं। और यूएस फिलहाल इस टाइम पे चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया का साथ चाहता है। अब अगर फ्रेंड्स कनाडा इशू के बारे में आपको नहीं मालूम और क्यों इंडिया कनाडा के अगेंस्ट हो गया, वेल इसके पीछे की सिर्फ एक वजह है, कनाडा के रूलिंग पीएम जस्टिन ट्रूडेव। आज के तारीख में इवन कैनेडियंस इस कैनेडियन पीएम को बाहर चाहते हैं और इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं जो इंटरनली कनाडा में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब कनाडा की सिचुएशन इतनी खराब क्यों है और क्यों लोग जस्टिन ट्रूडेव को आउट चाहते हैं, इसे ऑलरेडी मैंने अपने एक वीडियो में कवर कर लिया है, इसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। काफी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। विद दैट सेड फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको ऐसा लगता है कि यूएस जो कह रहा है आगे चल के अगर लेट्स से रिपब्लिकन पार्टी इलेक्ट हो जाती है तो क्या ये सारे पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगे, आपका क्या ओपिनियन इस विषय में, जो भी है नीचे कमेंट्स में बताना। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन। और अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी नया सीखने मिला इस वीडियो से तो एक लाइक जरूर ठोकना और सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, जय हिंद।